गुड इवनिंग फ्रेंड्स, क्वांटम स्टडी यूट्यूब चैनल पर मैं महेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपके लिए नेवी एयरफोर्स का कोर्स स्टार्ट कर रखा है, जिसमें मैं यहां पर आपको फिजिक्स पढ़ाता हूं। दोस्तों, जल्दी हम आपके लिए मैथ्स की क्लास भी प्रोवाइड करवाएंगे। साथ ही यदि आपका रेस्पॉन्स अच्छा रहा तो 9th-10th स्कूलिंग और प्री फाउंडेशन क्लासेज भी स्टार्ट करेंगे। तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेवी एयरफोर्स के लिए फिजिक्स में हम अदिश व सदिश राशियाँ, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ पढ़ रहे थे, जिसमें पिछले वेक्टर में हमने वेक्टर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन देखा था। वेक्टर एडिशन के 3 रूल हमने स्टडी किए थे: ट्रायंगल रूल, पैरेललोग्राम रूल और पॉलीगन रूल। इसके अलावा हमने रिजल्टेंट वेक्टर और वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर के साथ एंगल का या वेक्टर की रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन का फॉर्मूला देखा था। आज इस वीडियो में हम वेक्टर एडिशन पे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपको वेक्टर एडिशन अच्छे से क्लियर हो सके। तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन इंग्लिश में लिखे हैं, मैं इनको हिंदी में ट्रांसलेट करता जाऊँगा, जिससे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के बच्चे इन्हें पढ़ सकें। तो पहला क्वेश्चन, ए गर्ल मूव 3 मीटर टुवार्ड्स ईस्ट। एक लड़की पूर्व की तरफ 3 मीटर जाती है। देन सी टेक्स 90 डिग्री लेफ्ट टर्न, उसके बाद वो 90 डिग्री बाएं घूमती है। एंड मूव्स 4 मीटर नॉर्थ, और 90 डिग्री बाएं घूम के 4 मीटर उत्तर की तरफ चलती है। फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ गर्ल, तो लड़की का डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन बताना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक लड़की है, मान लो जी उसका इनिशियल पॉइंट है ए, यहाँ से स्टार्ट होती है और 3 मीटर पूर्व की तरफ जाती है। 3 मीटर पूर्व की तरफ जाती है। उसके बाद 90 डिग्री बाएं, 90 डिग्री लेफ्ट टर्न यानी कि 90 डिग्री में बाएं घूम के 4 मीटर उत्तर की तरफ जाती है। यह है पॉइंट बी, यहाँ से उत्तर की तरफ घूमी 90 डिग्री के एंगल पे और 4 मीटर चल के पॉइंट सी पे पहुँच गई। तो ये पूछ रहा है कि लड़की का डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन कितना होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की सीधी दूरी। ये एक सदिश राशि है, तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें डायरेक्शन भी मैटर करती है। इसका विस्थापन क्या होगा? ए से सी की सीधी दूरी। आपको यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज नज़र आ रहा है, क्योंकि ये एंगल कितना 90 डिग्री। इसकी 3 साइड में से एक साइड 3 मीटर, दूसरी 4 मीटर, और ये साइड हमें निकालनी है। तो आपको पता होगा कैसे निकालेंगे। ये साइड कितनी होगी? √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, √9 प्लस 16। 9 प्लस 16 कितना होगा? 25। तो √25, 25 का रूट कितना आएगा? 5 मीटर। ठीक है, पहले ये इनिशियल पॉइंट माना। इनिशियल पॉइंट से ये 3 मीटर पूर्व की तरफ गई, फिर 90 डिग्री घूम के 4 मीटर उत्तर की तरफ गई। तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन हमसे पूछ रहा था। डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। सबसे मिनिमम जो डिस्टेंस होगी वो, यानी कि इनको सीधा मिलाने पर जो दूरी आएगी। इससे यहाँ पे हमारे पास एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल पे ये टर्न लिया है, तो ये एंगल 90 डिग्री, ये साइड 3, ये 4, तो ये क्या आएगी? √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? 5 मीटर। तो पहले क्वेश्चन का आंसर 5 मीटर। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 फोर्सेज ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन। 2 बल हैं 20-20 न्यूटन के। एक्ट ए पॉइंट एज शोन, जैसा डायग्राम में दिखा रखा है उसके अकॉर्डिंग 2 फोर्स हैं, 20-20 न्यूटन के 2 बल हैं जो एक पॉइंट पे लग रहे हैं।
30 डिग्री के एंगल पे, जैसा डायग्राम में दिखाया हुआ है। तो फाइंड द रिजल्टेंट, तो इनका रिजल्टेंट या परिणामी बल किस साइड में होगा और कितना होगा वो हमें निकालना है। दो बल हैं इस पॉइंट पे लग रहे हैं, जैसा चित्र में दिखा रखा है, यानी कि 30 डिग्री के एंगल पे लग रहे हैं। तो इनका परिणामी जो बल होगा, रिजल्टेंट फोर्स होगा, वो कितना होगा यह हमें निकालना है। पिछली वीडियो में हमने वेक्टर एडिशन में रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला देखा था कि रिजल्टेंट वेक्टर यदि दो वेक्टर ए और बी हैं और उनके बीच का एंगल थीटा है, दो वेक्टर यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर हैं और उनके बीच का एंगल यदि थीटा है, तो उनका रिजल्टेंट वेक्टर आर क्या होता है, अंडर रूट ऑफ ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और कोस ऑफ थीटा। यदि दो वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे से थीटा एंगल पे हैं, तो इनका रिजल्टेंट वेक्टर आर अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ बी का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कोस ऑफ थीटा। ये होगा रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो हमें निकालना है। हमारे पास ए और बी दोनों की वैल्यू दे रखी है 20-20 न्यूटन और एंगल कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है 20 न्यूटन, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी कितना दिया हुआ है 20 न्यूटन, और इन दोनों के बीच का एंगल थीटा कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। आर अंडर रूट ऑफ ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 20 का स्क्वायर कितना आएगा 400 प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ये भी 20 है, 20 का स्क्वायर 400 प्लस 2 ए का मैग्नीट्यूड 20 बी का मैग्नीट्यूड 20 और कोस ऑफ थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, ए और बी के बीच का एंगल। इसको सॉल्व करेंगे। आर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 400 प्लस 400 800 प्लस 2 20 इंटू 20 का स्क्वायर यानी कि 400 कोस 30 की वैल्यू √3/2 2 से 2 कैंसिल, तो आर कितना आएगा अंडर रूट में 800 प्लस 400 इंटू √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.73। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 173 इंटू 4 हो जाएगा, $400 को 1.73 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 173 इंटू 4 173 इंटू 4 कितना आएगा 692। तो रिजल्टेंट आर 800 प्लस 692 √1492 ये आएगा। इसकी वैल्यू लगभग कितनी आएगी 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600, तो ये लगभग 38-39 के आसपास आएगा। एग्जैक्ट वैल्यू आप निकाल लेना। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 2 फोर्सेज हुज मैग्नीट्यूड आर इन रेशियो 3:5। दो बल हैं जिनके परिमाण का अनुपात 3:5 है। गिव ए रिजल्टेंट ऑफ 28 न्यूटन। रिजल्टेंट उन दोनों का दो फोर्स हैं, दो बल हैं जिनका रेशियो 3:5 है। रिजल्टेंट 28 न्यूटन है। इफ द एंगल ऑफ देयर इंक्लिनेशन इज 60 डिग्री। दोनों के बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री।
फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्सेज। तो प्रत्येक बल का परिमाण हमें बताना है। दो बल हैं जिनका अनुपात दे रखा है कि वो 3:5 में हैं और एक दूसरे से 60 डिग्री के एंगल पे हैं। परिणामी बल यदि उनका 28 न्यूटन है तो प्रत्येक बल का मान कितना होगा। इस प्रकार से दे रखा है कि मान लो ये दो बल हैं, एक F1 और एक F2, 3:5 में हैं। यदि F1 3 है तो F2 5 है, यदि F1 6 है तो F2 10 है, लेकिन हैं कितने ये नहीं पता हमें, लेकिन 3:5 में हैं। यदि F1 3x है तो F2 5x है, 3:5 में है। हम मान लेंगे F1 कितना है 3x और F2 कितना है 5x। इन दोनों के बीच का एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। इन दोनों का रिजल्टेंट दिया हुआ है, रिजल्टेंट 28 न्यूटन। तो F1 और F2 की वैल्यू कितनी होगी ये हमसे पूछा है। हमें पता है रिजल्टेंट कितना होता है, R = √ऑफ F1 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस F2 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 F1 का मैग्नीट्यूड, F2 का मैग्नीट्यूड और कोस ऑफ थीटा, यही होता है। तो R = √ऑफ, R की वैल्यू दे रखी है पहली चीज़ तो हमें कितनी, रिजल्टेंट है 28 न्यूटन। F1 हमने कितना माना है 3x, तो 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस F2 कितना है 5x का स्क्वायर तो 25x स्क्वायर प्लस 2 F1 कितना है 3x, F2 कितना है 5x और कोस 60, दोनों के बीच का एंगल कितना है 60। 28 = √ऑफ 9x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर कितना हो जाएगा 34x स्क्वायर प्लस 2 × 3x × 5x, 3x × 5x कितना होगा 15x स्क्वायर, 3 × 5 15 और x × x स्क्वायर। कोस 60 की वैल्यू 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, ये कितना जाएगा 28 = √ऑफ 34x स्क्वायर प्लस 15x स्क्वायर, तो कितना जाएगा 34 + 15 कितना 49x स्क्वायर। यदि इसका रूट करेंगे तो 28 = 49 का रूट 7 का स्क्वायर होता है 49, तो 49 का रूट 7 और x स्क्वायर का रूट x, 7 से ये 4 बार, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है F1 और F2 की। F1 क्या है 3x और x की वैल्यू 4, तो 3 × 4 12 न्यूटन और F2 कितना है F2 है 5x, x की वैल्यू कितनी आई 4, तो 5 × 4 20 न्यूटन। तो F1 12 न्यूटन, F2 20 न्यूटन। एक बार फिर से देख लेते हैं, दो फोर्स दिए हुए हैं, हमें बोला है कि उनका रेशियो है 3:5, दोनों एक दूसरे से 60 डिग्री के एंगल पे हैं और उनका रिजल्टेंट है 28 न्यूटन। हमने मान लिया 3:5 में हैं, तो F1 को मान लिया 3x, तो F2 कितना हो गया 5x और दोनों का रिजल्टेंट कितना है 28 न्यूटन और दोनों के बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री। हमें पता है दो वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर R √ऑफ पहले के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरे के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड इंटू दोनों का कोसाइन एंगल। रिजल्टेंट हमें 28 दिया हुआ है, पहला 3x तो 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर, दूसरा 5x तो 5x का स्क्वायर 25x स्क्वायर प्लस 2 F1 3x F2 5x और कोस ऑफ दोनों के बीच का एंगल 60।
9x² प्लस 25x² 34x²। 2 3x इंटू 5x 15x², cos 60 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो बच गया कितना 34x² प्लस 15x²। 28 इक्वस टू 34 प्लस 15 49x²। 49x² का रूट 7x, तो x की वैल्यू 4। अब F1 था 3x, तो 3 इंटू 4 हो जाएगा 12 न्यूटन। F2 था 5x, तो 5 इंटू 4 20 न्यूटन। तो दोनों फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई 12 न्यूटन और 20 न्यूटन। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, देन एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। दो वेक्टर हैं ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर और बी वेक्टर। हमें दिया हुआ है कि इन दोनों के एडिशन से जो वेक्टर आएगा आर वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये इक्वल है ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के। हमें पता है दो वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर जिनके बीच का एंगल यदि थीटा हो तो उनका रिजल्टेंट क्या आता है, आर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और कोस ऑफ थीटा। हमें दिया हुआ है कि जो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी का मैग्नीट्यूड। आर का मैग्नीट्यूड ये इक्वल है किसके, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये तो किसके इक्वल होगा, इसके, और इसको हमें इक्वल दिया हुआ है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के। तो हम इसको कर देंगे इक्वल किसके, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो यही है आर, और इसको इक्वल दिया हुआ है हमें ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो दोनों को हम इक्वल रख के सोल्व करेंगे। बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कोस ऑफ थीटा। ये तो क्या हुआ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये वाली टर्म। इसको हमें इक्वल दिया हुआ है किसके, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और बोल रहा है कि थीटा की वैल्यू बताओ। हाँ, हमें सबसे पहले ये उठाना पड़ेगा अंडर रूट। यदि हम इसका दोनों साइड स्क्वायर कर दें, स्क्वायर भी मत करो, एक चीज देखो, डायरेक्ट यदि हम सोचना चाहें तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ये किस चीज का रूट होगा, अंदर यदि ए प्लस बी का स्क्वायर हो उसका रूट ही आएगा ना ए प्लस बी। हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करने हैं, उसी के लिए हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इधर क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी, अंदर अंडर रूट में ये वैल्यू है, ये इसके इक्वल कब आएगी, जब अंदर भी ए प्लस बी का स्क्वायर हो। और ए प्लस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि अंदर ये हो, अंदर ये टर्म हो तो उसको हम ये लिख सकते हैं और फिर उसका रूट ये हो जाएगा, यानी कि अंदर वाली टर्म को हमें ये बनाना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसकी जगह हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। इतना तो हमारे पास पूरा है, कोस थीटा एक्स्ट्रा है, यानी कि कोस थीटा की वैल्यू कितनी है 1। हमें ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम सोल्व करनी है, शॉर्ट वे में करना है। तो हमें पता है कि ये अंदर वाली टर्म जो अंडर रूट में है वो इसके इक्वल है। ये इसके इक्वल कब हो सकती है,
जब a प्लस बी का स्क्वायर हो अंदर, तब उसका रूट हो के a प्लस बी आ जाएगा। a प्लस बी का स्क्वायर कब बने? जब वो टर्म ऐसे हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में, जबकि हमारे पास किस फॉर्म में है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, यानी कि यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू कितनी है? 1। कोस थीटा की वैल्यू 1 कब होती है? कोस 0 पे। कोस 0 की वैल्यू होती है 1, यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी है? 0 डिग्री। यानी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा ए के मैग्नीट्यूड प्लस बी के मैग्नीट्यूड के, यदि दोनों के बीच का एंगल थीटा हो 0 डिग्री। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, एक वेक्टर है ए, दूसरा वेक्टर है बी। इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर ए के वेक्टर प्लस बी के वेक्टर के इक्वल कब होगा? जब दोनों एक ही डायरेक्शन में हों। ये ए वेक्टर हो और ये बी वेक्टर हो, दोनों एक ही डायरेक्शन में हों, तभी तो इनका रिजल्टेंट ए प्लस बी के इक्वल आएगा। जैसे डिस्प्लेसमेंट की बात कर ले, एक 3 मीटर है, दूसरा 5 मीटर है, ये ए प्लस बी 8 मीटर के इक्वल कब आएगा? जब दोनों एक ही डायरेक्शन में हों, तभी हम इसको डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ए से सी का डिस्प्लेसमेंट 3 + 5 8 होगा। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड और बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल कब होगा? जब दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री हो या दोनों एक ही डायरेक्शन में हो। और ये ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के इक्वल कब होगा? जब दोनों के बीच का एंगल कितना हो? 180 डिग्री। यदि इसकी जगह हम ऐसे दे दें कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है ए का मैग्नीट्यूड माइनस बी का मैग्नीट्यूड, ये कब होगा? जैसे हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर लें, आप 5 मीटर चले और फिर वापस 3 मीटर इधर आ गए, तो आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 5 - 3 2। ये ए माइनस बी के इक्वल आया। क्यों आया? क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हैं, दोनों के बीच का एंगल कितना है? 180 डिग्री। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये ए का मैग्नीट्यूड माइनस बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल कब होगा? जब दोनों के बीच का एंगल थीटा कितना हो? 180 डिग्री। और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के इक्वल कब होगा? जब दोनों के बीच का एंगल थीटा कितना हो? 0 डिग्री। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको दोनों कंडीशन याद रखनी है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी का मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा जब दोनों एक ही डायरेक्शन में हो, और ए का मैग्नीट्यूड माइनस बी का मैग्नीट्यूड होगा जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो या उनके बीच का एंगल 180 डिग्री हो। क्वेश्चन नंबर 5, 2 वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर एडेड टू गिव रिजल्टेंट विच हैव सेम मैग्नीट्यूड एज गिवन वेक्टर। ये बोल रहा है कि 2 वेक्टर हैं जिनका परिणाम समान है, 2 सदिश हैं जिनका परिमाण समान है, और उनका जो परिणामी सदिश आएगा उसका परिमाण भी उन्हीं के परिमाण के समान है, तो उनके बीच में एंगल कितना होगा। ये से बोल रहा है कि जैसे ये सदिश है कोई ए, कोई दूसरा सदिश है, उसका परिमाण भी इसी के इक्वल है, यानी कि ए के ही इक्वल है। इनका जो रिजल्टेंट आएगा उसका परिमाण भी इन्हीं के इक्वल आ रहा है, आर भी। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है थीटा, वो कितना होगा? हमें पता है 2 सदिश का रिजल्टेंट आर कितना आता है? ए का स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और कोस ऑफ थीटा। हमें दे रखा है कि दोनों का परिमाण समान है, ए है, और रिजल्टेंट का परिमाण भी उसी के समान आ रहा है, तो बीच का एंगल थीटा कितना होगा? सोल्व कर लेंगे। रिजल्टेंट भी यही है, पहले का परिमाण भी यही है तो ए स्क्वायर, दूसरे का परिमाण भी सेम है यानी कि ए स्क्वायर प्लस 2 ए, दूसरे का परिमाण भी ए, दोनों का परिमाण समान है और रिजल्टेंट का परिमाण भी समान ही आ रहा है, और थीटा की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। दोनों साइड यदि स्क्वायर कर दें तो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस
2a² कोस थीटा, a² प्लस a² कितना हो जाएगा 2a² प्लस 2a² कोस थीटा। दोनों तरफ स्क्वायर किया तो इसका स्क्वायर हो गया और इस साइड से रूट हट गया, a² प्लस a² 2a² और साथ में 2a इंटू a² और कोस थीटा। यदि 2a² को हम इस साइड लाएं तो क्या बचेगा a² माइनस 2a² यानी कि माइनस a² इक्वल्स टू 2a² कोस थीटा। यदि 2a² से इसको डिवाइड करें, कोस थीटा को एक साइड और इसको एक साइड ले लें, माइनस a² अपॉन 2a², तो a² से a² कैंसिल और कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई -1/2। कोस थीटा की वैल्यू -1/2 कितने एंगल पे होती है? कोस का ग्राफ आपने देखा होगा ट्रिग्नोमेट्री में, 0 पे वैल्यू 1, 90 पे वैल्यू 0, उसके बाद -30 पे वैल्यू -1/2 और -60 पे वैल्यू -√3/2। तो कोस थीटा की वैल्यू -1/2 कितने पे होती है? 90 पे वैल्यू 0 और उसके बाद उससे 30 डिग्री यानी कि 120 पे, तो कोस थीटा इज इक्वल्स टू कोस ऑफ 120। यहाँ से 0 पे वैल्यू 1, 90 पे वैल्यू 0, उसके बाद नेगेटिव में जाएगी, नेगेटिव में 30 डिग्री आगे चले जाएंगे यानी कि 120 पे चले जाएंगे, तब वैल्यू आएगी -1/2। नेगेटिव में 60 आगे चले जाएंगे यानी कि 150 पे जाएंगे तो वैल्यू -√3/2 और 180 पे चले जाएंगे तब वैल्यू -1, कोस 180 की वैल्यू -1। हमें कोस थीटा की वैल्यू -1/2 कितने पे होती है ये देखना है, तो वो कितने पे है 90 + 30 यानी कि 120 पे। कोस थीटा इज इक्वल्स टू कोस 120, तो थीटा इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। यानी कि दो समान परिमाण के या सेम मैग्नीट्यूड के वेक्टर एक दूसरे से 120 डिग्री के एंगल पे हों तो उनका रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी उनके समान ही आता है। यदि दो वेक्टर हैं सेम मैग्नीट्यूड के हैं और एक दूसरे से 120 डिग्री के एंगल पे हैं तो उनके रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी उनके मैग्नीट्यूड के इक्वल ही आएगा। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे आ गई हमारे पास 120 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आज का। विच पेयर ऑफ फॉलोइंग फोर्सेज विल नेवर गिव रिजल्टेंट फोर्स ऑफ 2 न्यूटन। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन से पेयर से रिजल्टेंट 2 न्यूटन नहीं आ सकता। हमने पिछली क्लास में देखा था कि यदि दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड 3 मीटर और 4 मीटर हैं, दो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो इनका वेक्टर एडिशन 1 से लेकर 7 तक कुछ भी हो सकता है। इन दोनों के डिफरेंस से लेकर इन दोनों के एडिशन तक मिनिमम 4 - 3 और मैक्सिमम 4 + 3 तक हो सकता है। हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं और ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन से का रिजल्टेंट 2 न्यूटन नहीं हो सकता। पहला ऑप्शन है 2 न्यूटन एंड 2 न्यूटन। इनका मिनिमम कितना हो सकता है 2 - 2, मिनिमम दोनों के डिफरेंस तक और मैक्सिमम दोनों के एडिशन तक। तो ये 0 से लेकर 4 तक कुछ भी हो सकता है। 2 0 से लेकर 4 के बीच में ही आता है, तो ये तो पॉसिबल है, इसमें तो रिजल्टेंट 2 पॉसिबल है। दूसरा 1 न्यूटन एंड 1 न्यूटन, इनका रिजल्टेंट 1 - 1 से 1 + 1 तक कुछ भी हो सकता है। तो 1 - 1 0 और 1 + 1 2, तो इससे भी 2 पॉसिबल है। तीसरा 1 न्यूटन एंड 3 न्यूटन, 3 - 1 से लेकर 3 + 1 तक कुछ भी पॉसिबल है, यानी कि 2 से लेकर 4 तक, तो इससे भी 2 पॉसिबल है। लास्ट 1 न्यूटन एंड 4 न्यूटन, तो इसका रिजल्टेंट 4 - 1 से लेकर 4 + 1 तक, यानी कि 3 से 5 तक कुछ भी पॉसिबल है, लेकिन 2 इनके बीच में इस रेंज में नहीं आता, यानी कि इन दोनों का रिजल्टेंट है वो कभी भी 2 नहीं आ सकता। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। इस वीडियो में हमने वेक्टर एडिशन पे
न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखी। आगे हम इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पे एक वीडियो और बनाएंगे ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद।